हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से आप ही के चैनल जीएस IQ एजुकेशन पे। तो बिहार करंट अफेयर्स का ये सीरीज़ चल रहा था जिसमें परफेक्शन आईएएस का इस वीडियो में हम लोग करेंगे अगस्त 2021 का करंट अफेयर्स। ठीक है, जनवरी से लेकर के जुलाई तक का करंट अफेयर्स को प्लेलिस्ट में बना करके डाल दिया गया। आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रूर ही बेनिफिट मिलेगा। 67वें बीपीएससी आ रहा है या सीडीपीओ आ रहा है या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स बिहार से संबंधित पूछे जाते हैं, उसमें ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ज़्यादा देर का वीडियो नहीं होता है तो आप लोग ईजिली इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। बिहार करंट अफेयर्स परफेक्शन आईएएस का ये अगस्त 2021 अगस्त महीने का। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें देखेंगे कि गया मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 5 रेलवे स्टेशन जो बनेंगे वर्ल्ड क्लास बनेंगे। ठीक है, तो स्टेशन का पुनर्विकास का कार्य कौन करेगा? तो स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत इसको आरंभ किया जाएगा। पहल क्या है इसमें? तो पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित करने की यह पहल शुरू की गई है। पूर्व मध्य रेल के 5 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं? तो गया है, राजेंद्र नगर टर्मिनल है, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय एवं सिंगरौली स्टेशन है। पूरे देश में स्टेशन पुनर्विकास का कार्य कौन करेगा? तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के तहत पीपीपी के तहत ये इसको किया जाएगा। कुल स्टेशनों की संख्या इसमें कितनी है? तो स्टेशनों की संख्या 123 है। लाभ इससे क्या मिलेगा? इसके तहत स्टेशन को विश्व स्तरीय एवं अत्याधुनिक सुविधा से लैस करते हुए स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग का रूप दिया जाएगा। स्टेशन का विकास सौर ऊर्जा दक्षता उपकरण और हरित इमारत मानकों के अनुसार किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय, ये पूछता है क्वेश्चन कि पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। और भारत में भी कितने रेलवे जोन है? तो 18 रेलवे जोन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। इसमें 16 जुलाई 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक में 1.5 दर्जन प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। इसमें कौन कौन से प्रस्ताव थे? तो पंचायती राज विभाग की योजनाओं से प्रखंड स्तर पर, बीडीओ और जिला स्तर पर डीडीसी डीओ जो है डीडीसी होते हैं को अधिकार मुक्त है। इनकी जगह प्रशासनिक सेवा के नए अधिकारी पद का सृजन करने का प्रस्ताव है। पंचायत की योजनाओं के लिए प्रखंड में बीओ की जगह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी और 5 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने का निर्णय मंजूर किया गया है। कैबिनेट द्वारा मेडिकल साइंसेस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को अधिनियम की स्वीकृति मिली है। अधिकतम सजा काट चुके कैदियों की रिहाई पर ये मुहर मतलब लगा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि होम बेस्ड पैलिएटिव केयर सुविधा का आरंभ। ये पिछले भी वीडियो में पैलिएटिव केयर सुविधा क्या होता है वो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आरंभ स्थल कहाँ है? तो मुजफ्फरपुर। आरंभ करने वाला संस्थान तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र है। विशेष इसमें क्या है कि मुजफ्फरपुर होम बेस्ड जो है होम बेस्ड जो पैलिएटिव केयर सुविधा आरंभ करने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। लाभ क्या मिलेगा? कैंसर के अंतिम स्टेज के मरीज को अब घर बैठे ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार बीज निगम को मिला आईएसओ प्रमाण पत्र। इसको बिहार बीज निगम को मिल गया है। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने बिहार राज्य बीज निगम को 3 क्षेत्र में आईएसओ प्रमाण पत्र दिया। 3 क्षेत्र क्या है? तो गुणवत्ता प्रबंध पद्धति प्रमाणन, पर्यावरण प्रबंध पद्धति प्रमाणन एवं रिश्वत विरोधी प्रबंध प्रमाणन। ठीक है, ये इसलिए डिटेल्स में इसको बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को एग्जाम में डिटेल्स ही क्वेश्चन, अब तो बीपीएससी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है तो डिटेल्स ही पूछता है, तो इसलिए ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो उपलब्धि क्या मिलेगी इससे? तो उपलब्धि मिली है बिहार राज्य बीज निगम देश का पहला सरकारी संस्थान बन गया जिसका अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य बीज निगम जो है वो पिछले 4 दशक से किसानों को विभिन्न फसलों से उच्च गुणवत्तापूर्ण बीज समय पर उपलब्ध कराता आ रहा है। पिछले 2 साल में बीज की होम डिलीवरी करने वाला देश का एकमात्र संस्थान बना हुआ है। ठीक है, होम डिलीवरी भी करवाता है ये।
ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन। ऑपरेशन खुखरी पुस्तक का विमोचन राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। विमोचन स्थल पटना बिहार है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया। ऑपरेशन खुखरी क्या था? तो ऑपरेशन खुखरी जो था वो पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन में वहाँ के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी जो है वो चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 6 बाल कैदी फरार हो गए। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी में क्या होता है प्लेस ऑफ सेफ्टी? तो 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे जो होते हैं, कम उम्र के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण उन्हें कैद रखने का एक स्थान होता है। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी की स्थापना जो की गई थी 17 मार्च 2021 को, और बिहार का दूसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थान, बिहार का पहला प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थान जो था वो शेखपुरा में था। बिहार का तीसरा प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थान जो है वो सहरसा है। और बिहार में स्थित कुल प्लेस ऑफ सेफ्टी स्थल 3 है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अनमोल ऐप की शुरुआत की गई। अनमोल ऐप होता क्या है? तो गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधी ऐप जो होता है वही अनमोल ऐप है। अनमोल यानी कि ANM ऑनलाइन। ठीक है, ANM ऑनलाइन राज्य सरकार की ये पहल है, और राज्य सरकार की पहल में अनमोल ऐप बिहार सरकार की एक पहल है जिसके तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को डिजिटल हेल्थ का रिकॉर्ड रखा जाएगा। विशेष क्या है इसमें? तो इस ऐप में उनके टीकाकरण से लेकर के ANC, PNC और संस्थागत प्रसव तक शामिल है। ठीक है, RCH क्या है? तो अर्थात रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ एक ID नंबर है जिसके जरिए लोग घर बैठे अपना हेल्थ रिकॉर्ड देख सकते हैं। टैब वितरण भी किया गया। राज्य भर में 17,000 ANM को टैब दिया जाएगा जिसके जरिए वे अब ऑनलाइन मोड में काम कर सकेंगे। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैविक कॉरिडोर की घोषणा की गई है। घोषणाकर्ता कौन है? तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्या होता है जैविक कॉरिडोर? तो बिहार में गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। शामिल जिले कितने हैं? तो 13 जिले हैं। विशेषता क्या है इसकी? तो योजना में किसानों को जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा निःशुल्क प्रमाणीकरण को सुविधा दी जा रही है। ठीक है, योजना में शामिल कृषक जो उत्पादन संगठन क्या है? तो 188 उत्पादन संगठक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल डॉल्फिन, ये NDRC है। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो है वो चर्चा में क्यों रहा? तो अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया को ये आरंभ किया गया और स्थिति पटना विश्वविद्यालय के परिसर में इसको बनाया गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का निर्माण कौन कर रहा है? तो ये अनुसंधान केंद्र का निर्माण प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत हो रही है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन क्या है? तो प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर आरंभ लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम है। इसी कार्यान्वयन कौन करेगा? तो ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वयन होगा। और गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो क्या चीज़ है? गंगा नदी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है ये गंगा नदी डॉल्फिन, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। ठीक है, संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के पशु के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने वाला अव्वल जिला कौन बना? तो अव्वल जिला नवादा बिहार बना है। आगे भी देखते हैं कौन कौन से जिला इसमें उपलब्धि हासिल किए हैं। तो उपलब्धि में ये है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा में बिहार के नवादा शाखा ने पूरे भारत में बेहतर प्रदर्शन कर क्या किया है कि पहला स्थान प्राप्त किया है। नवादा ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT में दिए गए लक्ष्य का 171% लक्ष्य को हासिल किया। 11.12 करोड़ रुपए जमा करवा करके लक्ष्य का 277% और वार्षिक राजस्व लक्ष्य का 305% प्राप्त किया है। आगे का पॉइंट देखते हैं कि टीका वाली नाव की शुरुआत। टीका वाली नाव क्या है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए एक अनोखी पहल ये टीका वाली नाव की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार से की गई। टीका वाली नाव का परिचालन प्रथम चरण में 2 नाव की शुरुआत जिसमें प्रत्येक नाव पर 2 ANM 2 वेरीफायर गोताखोर और नाविक उपलब्ध रहेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? टीकाकरण से कोई वंचित ना हो पाए और 100% टीकाकरण के लक्ष्य को पाने में हमें सफलता प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं कि बिहार की जनसंख्या ये चर्चा में क्यों रहा? बिहार की जनसंख्या दिवस के अवसर पर 11 जुलाई को बिहार की जनसंख्या संबंधी रिपोर्ट
जारी की गई। रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था जो है वो आधार स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो 119.46 मिलियंस। ठीक है, यानी कि 11,94,61,013। ठीक है, 119.46 मिलियंस। आगे देखते हैं कि 2011 की जनसंख्या में अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या क्या थी, तो 10,40,99,452 व्यक्ति थे। बिहार की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि 1991 से 2001 के मध्य में हुई थी, 28.6%। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार की जनसंख्या के मामले में देश का जो है वो दूसरा स्थान है, देश में दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान पे यूपी है। नेक्स्ट देखते हैं कि बंदूक जो कारखाना है मुंगेर बंदूक कारखाना, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन द्वारा मुंगेर के ऐतिहासिक बंदूक कारखाना को पुनः विकसित करने की घोषणा की गई है। आप लोगों को पता होगा कि मुंगेर में क्या है कि बंदूक बनाने का वहाँ पे कारखाना था, और मुंगेर में कारखाना लगाने का श्रेय मतलब अगर देखें आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत में देखें तो मीर कासिम को जाता है। मीर कासिम कौन था, तो बंगाल का नवाब था। कार्यकाल मीर कासिम का क्या था, तो 1760 से 1763 तक था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रहने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। कौन, मीर कासिम। टाइम पीरियड उसका 1760 से 1763। मुंगेर में कारखाना स्थापित होने के कारण, मीर कासिम की राजधानी होने के कारण मुंगेर में तोपखाना और बंदूक फैक्ट्री का निर्माण किया। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के 2 सांसद। ठीक है, तो बिहार के 2 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 43 नेताओं को अलग अलग मंत्री पद पर आवंटित किया गया। 43 नेताओं में बिहार से शामिल राजनेता कौन है, कितने हैं, तो 2 हैं। बिहार के 2 राजनेता कौन कौन है, तो जदयू से सांसद आरसीपी सिंह और लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस। ये पिछले वीडियो में भी मैंने ये लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस के बारे में मैंने बताया था। आरसीपी सिंह कौन है, आरसीपी सिंह ये आवंटित मंत्रालय इनको मिला है, इस्पात मंत्रालय मिला है। पशुपति पारस को आवंटित मंत्रालय कौन सा मिलता है, खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय इनको दिया गया है। बाघों की गणना को जो है कैमरे से करने का प्रावधान लाया गया है। ठीक है, अब बाघ की जो काउंटिंग है वो कैमरे से की जाएगी। कैसे, तो हाल ही में ये चर्चा में क्यों रहा, तो हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की जो गणना है कैमरे से करने की मंजूरी दे दी गई है। बाघों की गणना प्रत्येक वर्ष की जाती है, 2006 से प्रत्येक वर्ष गणना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, गणना की पूर्व पद्धति क्या है, तो इसमें पूर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की गणना पग मार्ग यानी कि फुटप्रिंट के आधार पर किया जाता था। नई पद्धति का लाभ, गणना में बाघों की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिलेगी। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की अवस्थिति जो है वो पश्चिमी चंपारण बिहार में ही है। ठीक है, पटना तारामंडल क्यों चर्चा में रहा, तो हाल ही में पटना में तारामंडल को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की घोषणा की गई है। पटना तारामंडल इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में स्थित है। ठीक है, स्थापना इसकी 20 जुलाई 1989 को हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा जो थे इसका, वो उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्हीं के टाइम में ये उद्घाटन किया गया था पटना तारामंडल की। ठीक है, 20 जुलाई 1989। पटना तारामंडल का नामकरण जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे किया गया। अवस्थिति जो है वो बेली रोड पटना। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार पंचायत चुनाव, ये चर्चा में क्यों, हाल ही में बिहार पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है। कुल पदों की संख्या कितनी थी, तो 6 थी। कौन कौन सी, 6 पदों के लिए निर्धारित नामांकन शुल्क जो था वो कैसे था, तो जिला परिषद के लिए 2000 रुपया मतलब जमानत राशि, या फिर आप कुछ लोग बोल सकते हैं कि नामांकन शुल्क। ठीक है, मुखिया जो के लिए 1000 रुपया, सरपंच के लिए 1000 रुपया, पंचायत समिति के लिए 1000 रुपया, पंच 250 रुपया और वार्ड 250 रुपया नामांकन शुल्क था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोगों का रुपया डूब भी गया, तो कोई बात नहीं, कोई ज़्यादा जमानत की राशि नहीं थी। पंचायत चुनाव की प्रकृति देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होता है। ओके, पशुपति कुमार पारस, ये फिर से आप लोगों को ये मुझे लग रहा है कि ये तीसरी बार मैं इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये चर्चा में क्यों रहे, तो हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट के जो सीट आवंटन में पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का कार्यभार दे दिया गया है। पशुपति कुमार पारस जो है लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के ये भाई हैं और हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के ये सदस्य रहे हैं। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, इनके पूर्व में यह मंत्रालय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास में था
और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने को कार्यभार मिला। नेक्स्ट देखते हैं कि जनता दरबार कार्यक्रम का पुनः आरंभ किया गया। ये कार्यक्रम की घोषणा 5 जुलाई 2021 को की गई, आरंभ तिथि 12 जुलाई को, और आयोजन इसका प्रत्येक माह के प्रथम, द्वितीय और तृतीय सोमवार को आयोजित किया जाएगा। जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2006 में से की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं इसका स्थगन जो है वर्ष 2006 के बाद लोक शिकायत निवारण कानून राज्य में लागू होने के पश्चात इसको स्थगन कर दिया गया था। ठीक है, जनता दरबार की कार्यक्रम राज्य की जनता से सीधा संवाद स्थापित करने, उनकी समस्याओं और शिकायतों से अवगत होने एवं उसमें त्वरित निवारण हेतु प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने की एक ये पहल है। विशेष क्या है तो कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मोबाइल ऐप JKDMM के माध्यम से समस्या जो और शिकायत को दर्ज करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखते हैं कि जमादार अमर शहीद वारिस अली, ये पर्सनालिटी ये याद रखिए चर्चा में क्यों है। तो 6 जुलाई 2021 को जमादार अमर शहीद वारिस अली की पुण्यतिथि मनाई गई। कौन थे ये? तो 1857 के विद्रोह के एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी भूमिका क्या रही थी? तो इनकी भूमिका ये रही थी कि जून 1857 में विद्रोहियों को समर्थन देते हुए पत्र लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और 6 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। वर्ष 2019 में वारिस अली को शहीद का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चर्चा में क्यों है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो ये बिहार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है PMJKAY का 5वां चरण आरंभ हुआ था और ये जुलाई से नवंबर तक लाभार्थी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से मिलने वाले खाद्यान्न के अतिरिक्त 5 किलो खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। योजना का आरंभ मार्च 2020 को किया गया। उद्देश्य क्या था? तो लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को खाने की कोई समस्या ना हो, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। दरभंगा से विमान सेवा की शुरुआत की गई। हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट से कोलकाता और हैदराबाद के लिए विमान सेवा शुरू हुई है। विमान शुरू करने वाली जो कंपनी है वो इंडिगो है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिगो है और दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने वाली पहली कंपनी स्पाइस जेट जो दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत संचालित एयरपोर्ट में दरभंगा एयरपोर्ट का स्थान जो है वो प्रथम है। बिहार के डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सेवाएं शामिल की गई है। डाक विभाग की ओर से बिहार के प्रत्येक डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर के तहत नई सेवाएं शामिल करने की घोषणा की गई है। नई सेवाओं के तहत अब शामिल सुविधाएं जो है वो अस्थि विसर्जन की सेवा, जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हर तरह की पॉलिसी सेवा। जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी पॉलिसी सेवा में क्या क्या चीज़ हो सकता है? तो बिहार के डाकघरों में अब जनरल इंश्योरेंस का अंतर्गत टर्म इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी पॉलिसी सेवाएँ मिल सकेगी। राज्य में 73 कॉमन सर्विस सेंटर में शामिल कुछ प्रमुख सेवाएं जैसे कि पैन कार्ड, पासपोर्ट, जीवन प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रेल टिकट, प्लेन टिकट, ई रिचार्ज, बिल भुगतान आदि भी किया जाएगा। बिहार के डाकघरों में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत अगस्त 2020 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार संजीव दयाल कौन है? तो संजीव दयाल जो है वो एक सेकेंड, ये संजीव दयाल जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिहार झारखंड के क्षेत्रीय निदेशक के पद पे ये नियुक्त हुए हैं। पहले ये जो थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रांची कार्यालय के प्रभारी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार खनिज नियमावली जो 2019 में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। बिहार सरकार ने पर्यावरण को हितों को रखते हुए क्या किया है कि इसको मंजूरी दिया है खनिज नियमावली संशोधन को। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बालू के अवैध खनन पर रोक लगाना और बालू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना इसका उद्देश्य है। इससे लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा नियमावली में संशोधन के होने से बालू का अवैध खनन राज्य को बाढ़ की विभीषिका से बचाने में मदद मिलेगी। जल जीवन हरियाली अभियान, इस अभियान के तहत जल संरक्षण, नदियों की अविरलता और राज्य में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अवैध बालू खनन में लिप्त जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या नियमावली में संशोधन किया गया है। संशोधित प्रावधान क्या क्या है? तो अवैध बालू को खनन करने वाले माफियाओं से बालू की रॉयल्टी 25 गुना राशि जुर्माने के रूप में वसूली की जाएगी। अवैध बालू खनन के दोषियों को 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। अवैध बालू खनन में शामिल वाहनों की जो जब्ती भी की जाएगी।
कचरा पृथक्करण प्लांट की जो स्थापना की गई, ये प्लांट की स्थापना बैरिया में की गई और ये इसकी क्षमता जो है वो 5 टन प्रोसेसिंग यूनिट है। रिसाइकलिंग प्रतिदिन 150 टन कचरे का रिसाइकलिंग करेगी। अन्य कार्यरत प्लांट में पटना नगर निगम और यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित है। अवस्थिति गर्दनीबाग पटना। क्षमता क्या है तो 5 टन प्रोसेसिंग यूनिट है। प्लास्टिक बैग फ्री सिटी अभियान की शुरुआत पटना में की गई। अभियान की विशेषता प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील और प्लास्टिक या पुराने कपड़े देने पे जूट निर्मित जो है वो बैग का वितरण किया गया। पावापुरी, बोधगया और जहानाबाद की रेल लाइन से जोड़ने की योजना चल रही है। तो प्रस्तावित योजना का निर्माण बौद्ध एवं जैन सर्किट के तहत ये इसको निर्माण किया जाएगा। सर्वे इस्लामपुर, मानपुर, बोधगया, बिहार शरीफ, जहानाबाद और बिहार शरीफ नवादा रेल लाइन। इस्लामपुर मानपुर लंबाई जो है 41.96 किलोमीटर, लागत 788.27 करोड़। इससे लाभ क्या मिलेगा तो जैन स्थल पावापुरी जल मंदिर को रेलवे से जोड़ने से देश भर में पावापुरी आने वाले 10 से अधिक जैनियों को लाभ होगा। वहीं पिंड दान के लिए आने वाले लोगों को गया जाना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि एसआईपीसी की बैठक में 99 नए प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मंजूरी कौन दिया तो राज्य के निवेश प्रोत्साहन परिषद की एसआईपीसी 30वीं बैठक में 99 नए निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ठीक है, धनराशि ये कोई 1,12,744.59 करोड़ रुपये ये इसकी राशि है। ठीक है, आगे देखते हैं कि 59 प्रस्ताव इसमें किया गया जिसमें इथेनॉल संबंधित निवेश को किया जाएगा जो इतना रुपया है। 20 प्रस्ताव भी किया खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित प्रस्ताव है। एसआईपीसी की बैठक में अन्य प्रस्तावों को मंजूरी। प्लास्टिक एवं रबड़ प्रक्षेत्र की 3 इकाइयाँ जो है वो 37.84 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। अक्षय ऊर्जा से संबंधित 3 इकाइयाँ 76.29 करोड़ रुपये की मंजूरी। ऑक्सीजन उत्पादन से जुड़ी 5 इकाइयाँ जो है 9.26 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। सामान विनिर्माण क्षेत्र की 4 इकाइयाँ 30.82 करोड़ रुपये की मंजूरी। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर से संबंधित 2 इकाइयाँ। ठीक है, स्मार्ट सिटी पर पैसा खर्च करने में पटना का 62वां स्थान। देश के 100 स्मार्ट सिटी में सर्वाधिक पैसा खर्च करने वाले शहर में पटना का स्थान क्या है 62वां है। बिहार के 3 अन्य शहर जो हैं स्मार्ट सिटी के बिहार शरीफ में 17वां स्थान है, भागलपुर का 51वां स्थान है, मुजफ्फरपुर का 99वां स्थान है। ठीक है, 100 स्मार्ट सिटी में प्रथम स्थान किसका है भोपाल का है, दूसरा स्थान सूरत का है, तीसरा स्थान इंदौर का है और अंतिम स्थान पुदुचेरी का है। टीकाकरण महाअभियान की जो आरंभ की गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको आरंभ किया। 1 जुलाई 2021 से ये शुरू हुआ। प्रत्येक प्रदेश में 6 माह में 6 करोड़ लोगों का टीकाकरण इसका लक्ष्य रखा गया है। जिला से गठन जो है वो जिला से प्रखंड तक टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, किशोरी सशक्तिकरण योजना क्या है ये तो महिला विकास निगम द्वारा किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रस्तावित की गई। योजना की जो लागत है 100 करोड़ रुपए है और ये क्या है जो काम कहाँ पे होगा तो ब्लॉक और पंचायत स्तर पर टास्क फोर्स का इसमें गठन भी किया जाएगा। लक्ष्य क्या है इसमें तो किशोरियों से जुड़ी योजनाएं जैसे स्कूलिंग, हेल्थ सेंटर, स्किल डेवलपमेंट सेंटर आदि को इस योजना से जोड़कर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर चलाया जाएगा। ठीक है, बिहार के 6 जिले हुए नक्सल मुक्त, 6 जिले को नक्सल मुक्त किया गया है। नक्सल प्रभाव से मुक्त जिले कौन कौन है मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल व पूर्वी चंपारण। शेष नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है 10 है। बिहार का सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला है गया, जमुई और लखीसराय। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न श्रेणी में बिहार शामिल जिला जो है वो औरंगाबाद है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के वाम उग्रवाद विभाग द्वारा देश के नक्सल प्रभाव से मुक्त जिलों की घोषणा। 11 राज्यों के 23 जिले जो है वो नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का आकलन गृह मंत्रालय द्वारा। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जो है योजना माओवादी जो प्रभावित जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई आर्थिक सहयोग योजना। देसी मरचा का चूड़ा, ठीक है, ये देसी मरचा का चूड़ा क्यों चर्चा में रहा तो कृषि विभाग द्वारा पश्चिम चंपारण जिला का ब्रांड बनाने का ये क्या किया गया रणनीति तैयार किया गया। देसी मरचा का चूड़ा क्या है ये तो पश्चिमी चंपारण के दोन क्षेत्र में देसी धान बीज से तैयार चूड़ा। ठीक है, लाभ क्या होगा दोन क्षेत्र में परंपरागत ढंग से मरचा धान की खेती करने वाले किसानों को समूह के माध्यम से ब्रांडिंग के साथ साथ मार्केटिंग
की सुविधा मिलेगी। चंपारण के दोनों क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और रोजगार का सृजन होगा। तो ये कहाँ पे, तो पश्चिमी चंपारण यानी कि बेतिया। ठीक है, तो अगस्त महीने का करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होता है। सितंबर महीने के करंट अफेयर्स के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना सजेशन दे सकते हैं। और भी वीडियो बीपीएससी से रिलेटेड आप लोग देखना चाहते हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाइए, और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।